हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू होने से पहले हम देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट को। कहा गया है कि कठिनाइयाँ आपको तब मजबूत बनाती हैं जब आप उन्हें हराने का निर्णय लेते हैं। अगर आप कठिनाइयों से हार जाएंगे तो आप निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। इसीलिए कठिनाइयों से घबराइए मत, उससे लड़िए। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 नवंबर, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 नवंबर। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। इसीलिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया था। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको किनको तुरंत लागू किया गया। यानी ये पूछ रहा है कि जब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो ऐसे कौन से प्रावधान थे, उपबंध थे, जिनको तुरंत लागू किया गया। ऑप्शन ए है भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी है निर्वाचन संबंधी उपबंध, ऑप्शन सी है अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसी दिन नागरिकता निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। अतः इसका जो उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। ऑप्शन ए है लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इसीलिए अतः इसका विकल्प ए जो होगा, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था और इसका ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न, यानी कि चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ ही राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
अतः इसका जो उत्तर होगा वह विकल्प सी सही होगा, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। बढ़ते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? ऑप्शन ए है पारसी तथा सिख, ऑप्शन बी है सिख तथा आंग्ल भारतीय, ऑप्शन सी है एंग्लो इंडियन तथा ईसाई भारतीय ईसाई, ऑप्शन डी है भारतीय ईसाई तथा जनजातियाँ। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय ईसाई और जनजाति। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या है, 1946 में संविधान सभा में भारतीय ईसाई तथा जनजातियों को 6 सीटें प्राप्त हुई थीं। साथ ही एंग्लो इंडियन एवं पारसी समुदाय को 3 सीटें प्राप्त हुईं। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प डी ही इसका सही उत्तर होगा, यानी भारतीय ईसाई तथा जनजातियों को संविधान सभा में एक समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी छठे प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? ऑप्शन ए है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैबिनेट मिशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या है, क्रिप्स प्रस्ताव जो है वह 1942 में लाया गया, जिसके प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होने थे। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, विभाजन की मांग को स्वीकार न करने के कारण। इसीलिए क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न और सातवें प्रश्न की तरफ, जो कथन पर आधारित है। ठीक है, जिसका पहला कथन है, संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कथन 2 है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं यह पूछ रहा है। जिसका ऑप्शन है केवल एक, जिसका ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2, यानी इसके दोनों ही कथन जो हैं वह गलत हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने के बाद अब इन कथनों को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा ही अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया था, न कि संसद द्वारा। इसीलिए कथन 1 जो है वह सही नहीं है। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन संविधान के केवल नागरिकता, अंतरिम संसद एवं अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध ही लागू हुए थे, न कि पूर्ण रूप से। ठीक है, इसीलिए यह कथन 2 भी सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न और आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह समाधान प्रस्तावित किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद व गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो व उनके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। अतः विकल्प ए इसका सही हो गया। एक तथ्य और आप ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? ऑप्शन ए है एम.वी. पायली, ऑप्शन बी है डी वसु, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है सुभाष कश्यप। दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित
किया था? इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान के अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संविधान की अवधारणाओं से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट किया। पहली विशेषता, भारतीय संविधान एकता एवं अखंडता को संरक्षित एवं बढ़ाने वाला संविधान है। दूसरा, इन्होंने कहा यह लोकतंत्र की भावना को प्रमाणित करता है। तीसरा, इन्होंने कहा यह सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करता है। उपर्युक्त विशेषताओं को ग्रेनविल ने पारस्परिक रूप से निर्भर माना है तथा जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। अतः इसका विकल्प जो है वह सी सही होगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, विभिन्न स्रोतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार करना है। ठीक है, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला कथन 1 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान क्या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? कथन 2 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है। कथन 3 है, राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। और ये पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिसका ऑप्शन ए है 1, 2, 3 क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 सही नहीं है। ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3, यानी तीनों कथन जो है वह गलत है। क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान था वह ब्रिटिश संविधान से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। और तीसरा जो कथन है, राज्यपाल के कार्यकाल की कार्यालय की विशेषता यानी राज्यपाल के पद की जो बात थी वह 1935 का भारत शासन अधिनियम से यह लिया गया था। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, यहाँ पे लिखा गया है जो हमने बताया अभी। संयुक्त बैठक जो है वह ऑस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, राज्यपाल का पद जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 थी। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान से। यह प्रश्न आपको कैसे लगे इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।